पुणे नगर के और पुणे जिले के सभी भारत स्वाभिमान के सम्माननीय कार्यकर्ता मित्रों, मंच पर आसीन आदरणीय दादा भाई जोशी जी, बापू भाई, अन्य सभी सम्माननीय लाड भाई, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं इसलिए कि मात्र एक दिन के नोटिस पर यह कार्यक्रम हुआ, कल दोपहर को तय हुआ और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, तो इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, मैं आपसे थोड़ी देर स्वाइन फ्लू पे बात करूंगा, थोड़ी देर भारत स्वाभिमान के विषय पे बात करूंगा। पहले स्वाइन फ्लू पे बात करके इस विषय को पूरा करना चाहता हूं, फिर बाद में भारत स्वाभिमान के विषय पे बात करूंगा। स्वाइन फ्लू एक बीमारी के बारे में हम सब बार बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, और डर बैठ गया है, दहशत बैठ गई है मन में। पुणे में तो बहुत ज्यादा। थोड़े दिन पहले मार्च के महीने में ऐसा दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में बहुत दहशत हो गई थी मार्च 2009 में। इसी तरह से थोड़े दिन पहले मद्रास में भी हुआ था, फिर थोड़े दिन पहले इसी तरह से हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ था। तो भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां पर परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लोगों की क्रय शक्ति बहुत है, ऐसे स्थानों पर अक्सर ये माहिती फैलाई जाती है या फैल जाती है और लोग डर में और दहशत में आ जाते हैं। पुणे में इतना डर और दहशत हो गया है कि सरकार ने सारी शालाएं बंद कर दी हैं, हॉस्पिटल सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। मैं बार बार पुणे आता रहता हूं। मेरी जिंदगी में पुणे की सड़कों पर इतना आराम मैंने कभी नहीं देखा। कोई है नहीं सड़क पर चलने वाला, सब घर में बैठे हैं, सबको दहशत हो गई है। और दहशत एक ही है कि पता नहीं हमको ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर हमको बीमारी हो जाएगी और हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे मरने की शक्यता है। शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है। फिर आपको न्यूज़पेपर से ये माहिती मिली होगी कि पुणे में कुछ लोग मर गए हैं और भारत में भी कुछ लोग मर गए हैं। तो भारत सरकार की ये जो माहिती है कि कुछ लोग मर भी गए हैं, उसने और डर पैदा कर दिया है। और विशेष रूप से पुणे में किसी एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थोड़े दिन पहले, उसने सारे देश में चर्चा बहुत कर दी इसकी कि डॉक्टर मर गया तो फिर पेशेंट का क्या है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी माहिती कह के ये बात शुरू करना चाहता हूं कि मैं दिल्ली से आया परसों आया शाम को। तो दिल्ली हवाई अड्डे पे फ्लाइट पकड़ने के लिए जब मैं आ रहा था तो कुछ परिचित लोग मिल गए मुझे हवाई अड्डे पे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा पुणे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं कहा भाई मेरा व्याख्यान है वहां पे, इसके लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मरने के लिए जा रहे हैं क्या? मैं बोला क्या पुणे में सब मर रहे हैं? वो बोले हाँ, वहां पे स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, सब लोग ऐसी हालत में है। तो बाहर वालों को ऐसा लगता है पूरे पुणे में शमशान घाट बन गए हैं, सब मर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसी इमेज बन गई है पुणे की, ये सारी इमेज मीडिया ने बनाई है। मैं आपको कुछ वास्तविक बात बताना चाहता हूँ, कुछ सच्चाई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस दृष्टि से कि आप सब योग शिक्षक हैं, हर दिन आप कक्षाएं लेते हैं, हर दिन आपके योग और प्राणायाम सीखने वाले आपके पास लोग आते हैं। तो आप ये माहिती दूसरों को कहें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली माहिती कि स्वाइन फ्लू नाम की जो बीमारी फैलती है वो एक वायरस से, उस वायरस का नाम है H1N1। ये जानकारी आप सबको है, लेकिन जो महत्व की माहिती है वो ये है कि ये वायरस भारत का नहीं है, ये विदेशी है, परदेशी है। और ये जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, ये भी देशी बीमारी नहीं है, ये भी विदेशी है, परदेशी है। ये वायरस परदेशी है, ये बीमारी परदेशी है। ये वायरस कहाँ से आया है? तो इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 1.5 साल पहले ये वायरस पैदा हुआ मैक्सिको नाम के एक देश में। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का एक देश है और उस देश में एक बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है स्मिथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके, बड़ी कंपनी है। वो कंपनी डूकर का मांस बेचती है।
हर साल 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस बेचती है वो कंपनी। अब 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस पैदा करने के लिए कम से कम 1 कोटि डूकर का कत्ल करना पड़ता है, तब 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस पैदा हो सकता है। और वहां के जो डूकर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते अपने जैसे। हाँ, अपने भारत के जैसे डूकर है ना, वैसे नहीं होते, उससे तो डबल और ट्रिपल होते। हमारे यहाँ जितनी ऊंची गाय होती है ना, वहां इतने ऊंचे डूकर होते, और एकदम मोटे मोटे थुल, और इतने जास्ती मोटे होते हैं कि चल नहीं सकते, तो खड़े होते हैं, धम से बैठ जाते हैं, चल नहीं पाते, भाग नहीं सकते, इतना मांस उनके शरीर पर होता है। और वो मांस उनको इंजेक्शन दे दे के बढ़ाया जाता है, दवाएं दे दे के बढ़ाया जाता है, इंजेक्शन देके दवाएं देके डूकर का मांस बढ़ाते हैं, और वो मांस बेचने का काम वो कंपनी करती है। तो कंपनी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है डूकर का मांस बेचना, मुनाफा कमाना और डूकर पालना। तो उनके बड़े बड़े रेंच हैं, उसमें डूकर पालते हैं, हर साल मांस बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर हैं, जो उसके बड़े अधिकारी हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो अपने ही डूकर के मांसों को नहीं खाते, वो नहीं खाते, खुद नहीं खाते। मैंने उस कंपनी के कुछ अधिकारियों को ईमेल करके पूछा कि आप पोर्क खाते हैं? पोर्क माने डूकर का मांस। तो उन्होंने कहा नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है, दूसरों को खिलाते हैं, खुद क्यों नहीं खाते? तो वो ही मुझे बोलते हैं कि हमको मरने का डर लगता है। कैसे मर जाएंगे? तो वो बोलते हैं ये जो डूकर का मांस है ये इन्फेक्टेड है, और इसमें वायरस बहुत है, और इसमें H1N1 वायरस होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। ये जो H1N1 वायरस है ये डूकर में ही जिंदा रहता है, तो वहां के डूकर में ये वायरस जिंदा रह सकता है। और 1.5 साल पहले ये वायरस वहां डिटेक्ट हुआ, और जो लोगों ने डूकर के मांस खाने वाले लोग हैं, उनमें से करीब 2000 लोग उससे प्रभावित हुए, और 146 अभी तक मर गए 1.5 साल में। 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे, 2000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए, जिनको H1N1 वायरस ने प्रभावित किया, वो इन्फेक्टेड हुए। तो आंकड़ेवारी में देखा जाए तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे। क्यों? क्योंकि दर वर्षी हमारे देश में अगर दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या हम ढूंढेंगे तो कैंसर से इस देश में हर दिन 1500 लोग मरते हैं, हर दिन। और साल में कैंसर से इस देश में 40 से 45 लाख लोग मरते हैं। फिर हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से हर दिन 1200 लोग मरते हैं, और साल में करीब 36 लाख के आसपास लोग मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। फिर हर दिन हमारे देश में 1000 लोग डायरिया और डिसेंट्री, हैजा और कॉलेरा से मरते हैं, और साल में करीब 35 लाख लोग डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा से मर जाते हैं। फिर हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में, जो हर दिन कुपोषण से मरते हैं, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, और ऐसे ही भूखे मर जाते हैं। पूरा पेट भर के उनको भोजन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, उसमें मर जाते हैं। तो मरने वालों की संख्या तो बहुत है, कैंसर से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, मलेरिया से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, डायरिया, डिसेंट्री से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, अनेक अनेक दूसरी बीमारियों से। लेकिन वो बीमारियों पर हमारे देश के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे खबर नहीं आती। कैंसर से मरने वालों के बारे में कभी भी न्यूज़पेपर में और मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही। ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की चर्चा कभी भी इतनी नहीं होती मीडिया में जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही है। कारण जानते हैं क्या है? कैंसर की, ट्यूबरकुलोसिस की, डायरिया की, डिसेंट्री की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती, उन बीमारियों के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, भले उसमें मरने वालों की संख्या कितनी भी जास्ती हो। लेकिन जिन बीमारियों में वैक्सीन बन सकती है
और मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, उसकी चर्चा बहुत होती है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी। जब डर और दहशत बहुत जास्ती हो जाएगी, जैसा अभी बताया कि एक पत्नी का पति मर गया और उसके मन में इतनी दहशत और इतना डर कि उसने अपने पति के अंतिम शरीर को, माने आखिरी यात्रा को 5 फीट दूर से प्रणाम किया। माने दहशत इतनी जास्ती है कि जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ सालों साल रही, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, जब उसको ये डर लग गया कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ और उससे ये मर गया, तो दूर से ही उसने प्रणाम कर लिया। ये हद है, ये लिमिट क्रॉस हुई है डर की, दहशत की। और ये लिमिट क्रॉस कराने में मीडिया ने बड़ी ताकत लगाई है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता? हमारे में कोई सुरखाव के पर हैं, या हम भगवान के दूत हैं, या हम ज्यादा योग और प्राणायाम करते हैं, ये कारण है? कारण क्या है? कारण उसमें से दूसरे हैं जो जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वाइन फ्लू विदेशी वायरस है, विदेशी बीमारी है, और H1N1 वायरस विदेशी है। माने ये वायरस दुनिया के उन्हीं देशों में पैदा होके प्रभावित करता है लोगों को जहां ठंडी बहुत पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है। अमेरिका में ठंडी बहुत होती है, कनाडा में ठंडी बहुत होती है, मैक्सिको में ठंडी बहुत होती है, ब्राजील में ठंडी बहुत होती है, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में ठंडी बहुत होती है। और आप जानते हैं साल में 6 महीने ठंडी पड़ती है, और साल में 6 महीने तापमान उनके यहाँ 0 के नीचे होता है। -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, कभी कभी तापमान -30, -35, -40 तक चला जाता है। 6 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़क पे बर्फ होती है, मैदान में बर्फ होती है, शेत में बर्फ होती है, छत पर बर्फ होती है। बर्फ 10-10 फीट ऊंची होती है। और यूरोप और अमेरिका में 6 महीने सरकार के सभी विभाग की ताकत इसी बात में खर्च होती है कि सड़क से बर्फ हटाना, शेत में से बर्फ हटाना, चलने लायक सड़क को बनाना, शेत को खेती लायक बनाना। तो जिन देशों में बर्फ पड़ती है, ठंडी बहुत होती है, तापमान 0 के नीचे चला जाता है, ऐसे देशों में तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं। और जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतने ज्यादा वायरस होते हैं। सामान्य रूप से दुनिया के जितने भी वायरस हैं उनको पैदा होकर जिंदा रहने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान लगता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो जो देशों में हो सकता है, उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ करते हैं। अब भारत के बारे में बात करें और पूना के बारे में बात करें। भारत में इस समय महीना चल रहा है सितंबर, माफ करिएगा अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के पहले जुलाई था, जुलाई के पहले जून था, जून के पहले मई था, और मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च में गुड़ी पड़वा से लेकर और दीपावली के दिन तक सामान्य तापमान जो होता है पूरे भारत देश में वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है। पुणे का आज का तापमान 33 डिग्री है, और अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो जाए ना तो कल ये 35-36 डिग्री हो जाएगा। तो पुणे का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। सारे देश का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। 2 राज्यों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश के 28 राज्यों का सामान्य तापमान 34-35 डिग्री है। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। वायरस अगर पैदा भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जिंदा रह सकता, उसके बाद उसको मरना ही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में कोई वायरस जिंदा नहीं रहता। तो भारत दुनिया में सबसे अद्भुत देश है जहां पर सूर्य का तापमान इतना है, सूर्य का प्रकाश इतना है। यहां तो
गर्मियों में मई जून में तापमान +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दूसरे देशों में -40 होता है ठंडी में, यहां +50 होता है। कितना अंतर है तापमान का, आप सोचिए। -40 से 0 पे आइए, 0 से आगे 50 तक जाइए, इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो देश ठंडी वाले हैं, बर्फ वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उन्हीं देशों में वायरस इन्फेक्शन बहुत होते हैं। भारत गर्म देश है, गर्मी वाला देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है कि सूर्य का ताप इतना तेज है इस देश में, इसकी कल्पना जो है हम तब कर पाते हैं जब हम माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ने के लिए जाएं। तो आप अपने मन से एक भय, एक डर निकाल दीजिए। आपके शहर में, पुणे में, पुणे के पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़कर कहीं भी ये वायरस हो नहीं सकता, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है। इसलिए इस बीमारी से आपके प्रभावित होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, इसलिए आपके मरने की भी कोई संभावना नहीं। मन से ये डर निकाल दो। अब आप मुझे तुरंत एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल ये पूछेंगे कि फिर थोड़े दिन पहले पुणे में डॉक्टर मर गया और अभी थोड़े दिन पहले कोई एक बेटी मर गई पुणे में, तो ये क्या है? इनमें से किसी भी डेथ में स्वाइन फ्लू कंफर्म नहीं हुआ, किसी भी डेथ में। क्योंकि ये जो डॉक्टर मरा ना, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा तो मरने के पहले डॉक्टर के सारे चेकअप होने चाहिए, या मर गया मरने के बाद सारे चेकअप होने चाहिए। और वो जो चेकअप की रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, ब्लड की रिपोर्ट उसकी, यूरिन की रिपोर्ट उसके, स्टूल की रिपोर्ट उसके, सब तरह के रिपोर्ट्स, उसका थूक है जो लार है उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट जाहिर होनी चाहिए। आपने पढ़ी है? क्योंकि जाहिर ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा ही नहीं है, वो किसी और बीमारी से मरा, लेकिन उसकी बीमारी को मीडिया ने स्वाइन फ्लू बता दिया, बीमारी कुछ और थी उसको। इसी तरह से एक थोड़े दिन पहले छोटी बेटी मरी यहां पुणे में, उसके भी ब्लड की कोई रिपोर्ट टेस्ट हुई नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको स्वाइन फ्लू हुआ था, और मीडिया ने बता दिया वो स्वाइन फ्लू से मर गई। भारत देश में अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उसकी संख्या 11 है। 11 मृत्यु जितनी हुई है, सबके बारे में मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उनको स्वाइन फ्लू था। हां, उनकी रिपोर्ट में यह था कि उनको साधारण फ्लू था। साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर है। साधारण फ्लू में क्या होता है? सर्दी होती है, खोखला होता है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, गले में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, आवाज भी नहीं निकलती है, कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, फीवर आ जाता है, लेकिन फीवर कभी भी 101 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, बहुत थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है। ये साधारण फ्लू बीमारी के लक्षण हैं, और ये बीमारी हर बार होती है बारिश के दिनों में। इसमें नई कोई बात नहीं है। पिछले साल बारिश आई थी तब भी ये बीमारी हुई थी, अगले साल बारिश आएगी तब भी ये बीमारी होगी, और भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब जगह होती है। तो ये साधारण फ्लू बीमारी होगी शायद ये 11 लोगों को। फिर आप बोलेंगे साधारण फ्लू में मौत हो सकती है क्या? कभी कभी होती है। कब? जिस व्यक्ति को साधारण फ्लू हो जाए और उसके पहले उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी हो। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, मान लीजिए किसी को बहुत समय से टाइफाइड हो, ठीक है, अब टाइफाइड हो और टाइफाइड शायद ठीक होने वाला हो, तब तक उसको फ्लू हो गया हो। उस कंडीशन में वो आदमी मरने की स्थिति में पहुंच सकता है। इसी तरह से लंबे समय किसी को मलेरिया का बुखार आया और मलेरिया के बुखार में उसी को फ्लू हो गया, मलेरिया ठीक हुआ तब तक उसको फ्लू हो गया, उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। एक बहुत खराब बुखार होता है, ज्वर होता है, ताप होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति फंस गया हो और थोड़े ही दिन के बाद उसको फ्लू इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए,
तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं। और उसके बाद प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। तो इसलिए एलोपैथी का कोई भी पेशेंट या डॉक्टर इस तरह से अगर चक्कर में आ गया तो उसका मरना 100% तय है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब तेजी से प्लेटलेट्स गिरते हैं और एलोपैथी के पास कोई दवा नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने की, तो वो मर ही जाएगा। और मैं 99.99% कहता हूं पुणे का डॉक्टर ऐसे ही मरा है। उसके ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर गए और पहले उसको एक बड़ी बीमारी का इन्फेक्शन हो चुका था, उसके बाद फ्लू हो गया, मर गया। तो मीडिया ने उसको छाप दिया कि वो स्वाइन फ्लू से मर गया। क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए। ये जो खबर तुम दे रहे हो, इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो? कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है? तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं, लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से ये आदेश आ रहा है कि ये पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही है? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं? एडवर्टीजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है। अब खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है। और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं, और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। फिर उसने जिस कंपनी का नाम लिया, मैंने उसको खोजना शुरू किया तो सारी बात समझ में आ गई। ये वही कंपनी है जो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है। उस दवा का नाम है टेमी फ्लू। तो ये जो टेमी फ्लू नाम की दवा बनाने वाली कंपनी है, मैंने इस कंपनी का सारा हिस्ट्री निकाला तो 10 साल से ये औषध बना रही है टेमी फ्लू। लेकिन 10 साल में दुनिया में कहीं भी स्वाइन फ्लू फैल नहीं रहा है। दवा बन रही है, बीमारी नहीं फैल रही। अब देखो इस बच्चे को भी समझ में आ गई बात। अब आप सोचो
दवा बनती जा रही है, हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, बीमारी फैल नहीं रही है तो दवा बिक नहीं रही है। और उस कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास लाखों लाखों नहीं, 10-10, 20-20 लाख टैबलेट्स एक एक देश के गोडाउन में डंप पड़ी है। 30 देशों में उस कंपनी का बिजनेस है। भारत जैसे देश में उनकी लाखों टैबलेट्स डंप पड़ी है पिछले 10 साल से, और स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको अभी ये स्टॉक खाली करना है। ये स्टॉक खाली कब होगा? बाजार में दवा बिके। बाजार में दवा कब बिकेगी? जब आप जैसे लोग वो दवा खरीदें। आप दवा कब खरीदोगे? या तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाए तब खरीदोगे, या उसका डर इतना हो जाए स्वाइन फ्लू का कि आपको मरने की बात समझ में आने लगे, तब आप दवा खरीदोगे। दो ही कंडीशन है, आप दवा खरीदो। तो उस कंपनी ने ये अभियान चला दिया। अभियान ये चला दिया कि डर पैदा कर दो, मरेगा तो कोई नहीं क्योंकि बीमारी नहीं तो मरेगा क्या, वायरस इन्फेक्शन होगा नहीं क्योंकि वायरस ही नहीं है, इन्फेक्शन क्या होगा। तो कंपनी को एक बात तो पक्की मालूम है कि ज्यादा लोग इस बीमारी में फंस नहीं सकते और ज्यादा लोग मर भी नहीं सकते। हां, ये जरूर है कि करोड़ों लोगों के मन में डर आ जाए, दहशत आ जाए, आतंक पैदा हो जाए, तो वो डर के मारे टेमी फ्लू खरीद खरीद के अपने घर में भर के रखें। बाद में बीमारी हो या ना हो, लेकिन खरीद लें आप, बाजार से दवा उनकी बिक जाए, यही उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कंपनी अखबारों में पैसे खर्च कर रही है। अब अखबारों में 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए खबर छपवाने के लिए, और दवा उनकी 3000 कोटि की बिक गई, तो धंधा कितना अच्छा है। 10 कोटि खर्च किए, 3000 कोटि का माल बिक गया। ये है सारा खेल। और ये जो कंपनी टेमी फ्लू बेच रही है, जो अमेरिका की कंपनी है, इसी कंपनी ने स्वाइन फ्लू बीमारी का वैक्सीन बनाना शुरू किया है, इसी कंपनी ने। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर भी दिया है। अमेरिका की और दुनिया की ये अकेली कंपनी है जिसके पास पेटेंट है, और पेटेंट भी 20 साल का है। मतलब क्या है? 20 साल तक ये अकेली कंपनी वैक्सीन बनाएगी स्वाइन फ्लू का और बाजार में बेचेगी, दूसरी कोई कंपनी नहीं बना सकती। पेटेंट का कानून ऐसा होता है। और 20 साल तक टेमी फ्लू दवा को भी यही कंपनी बनाएगी और बेचेगी, दूसरी कोई नहीं बना सकती। जब एक कंपनी दवा बनाने वाली हो तो वो मनमानी कीमत पे दवा बेचेगी, क्योंकि दूसरा उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब अकेली कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली, तो भी मनमानी कीमत पे बेचेगी। तो इस कंपनी ने तय किया है कि उनका एक वैक्सीन का फाइल 3000 रुपए में वो बेचेंगे। तो 3000 रुपए में उनका वैक्सीन बिकेगा अभी थोड़े दिन में बाजार में। अब इसको खरीदेगा कौन? वही खरीदेंगे जिनको डर है मन में कि स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है। अब ये डर हिंदुस्तान में तो बहुत लोगों को है, लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है उनके डरने से फायदा भी नहीं है। ये डर तो झारखंड में भी है लोगों को, ये डर तो बिहार में भी है, बंगाल में भी है, लेकिन उस कंपनी को कोई मजा नहीं है झारखंड, बिहार, बंगाल में। वो कहते हैं कि वहां डर हो भी तो क्या फायदा, किसी के पास 3000 रुपए तो हो वैक्सीन खरीदने के। क्योंकि झारखंड, बंगाल, बिहार के लोग कहेंगे कि 3000 रुपए हो तो हम तो चावल खरीद के खाएंगे, वैक्सीन खरीद के क्यों लगवाएंगे। अब ये 3000 रुपए का एक वैक्सीन कौन खरीद सकता है? ये पुणेकर खरीद सकते हैं, क्योंकि पुणे में रहने वाले लोगों के पास थोड़ा अभी जास्ती पैसा आ गया। आपको मालूम है पिछले 8-10 साल से पुणे में बहुत पैसा आया। आप जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, विदेशी पूंजी निवेश हुआ, फिर देशी पूंजी निवेश भी हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आया। और हिंदुस्तान में इस समय किसी एक शहर में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है पर ईयर तो वो पुणे है। दूसरे नंबर पे बेंगलोर अभी है। पहले एक जमाने में बेंगलोर होता था, अब पुणे नंबर 1 पे है। एक जमाना होता था कि मुंबई में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी मुंबई किसी की पसंद की जगह नहीं है, क्योंकि मुंबई में एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। जहां एक्सपेंशन हो सकता है वो वही जगह है जहां जमीन खाली हो। पुणे मुंबई के बीच में बहुत जमीन खाली है,
पुणे सतारा के बीच में बहुत जमीन खाली है, सतारा सांगली के बीच बहुत जमीन खाली है, इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट यहीं हो रहा है, पैसा यहीं आ रहा है। जहां ज्यादा पैसा आता है वो पैसा समाज में घूमता है और वो घूमने के बाद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा देता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। पहले पुणे के लोग अपनी जिंदगी चलाते थे 5,000 रुपए महीने में, अब उनकी जिंदगी चलती है 15,000 रुपए महीने में, 20,000 रुपए महीने में। तो ये जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है पुणे की, इसकी माहिती कंपनी वालों को है, क्योंकि उन्होंने सर्वे करा लिया। ये स्वाइन फ्लू की माहिती लाने से पहले उन्होंने सर्वे कराया पुणे का, पिछले साल दिसंबर नवंबर में सर्वे होकर उनको पता चला बहुत कैपेसिटी है, बहुत पैसा है पुणे के लोगों में और वो खर्च कर सकते हैं। बस एक ही बात है, दहशत पैदा हो इनके मन में, डर पैदा हो जाए इनके मन में, आतंक पैदा हो जाए इनके मन में, तो वो डर, दहशत और आतंक आप में पैदा करके तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिन में उनकी वैक्सीन आ जाएगी। वो वैक्सीन धड़ाधड़ आप खरीदें और लगवाना शुरू कर दें, इसकी तैयारी चल रही, इसके लिए सारा खेल चल रहा है। मीडिया में 10, 20, 50 कोटि रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटि का बिजनेस करने का सपना देख रही। उस कंपनी ने हिसाब निकाला है कि मान लीजिए पुणे में 40 लाख लोग रहते हैं या 45 लाख लोग रहते हैं और एक व्यक्ति 3,000 रुपए का वैक्सीन खरीदे, तो 45 लाख में 3,000 का गुणा करो, कितनी बड़ी रकम उस कंपनी को मिलती है एक ही शहर से। और ये हजारों कोटि की रकम अगर मिलती हो 10 कोटि खर्च करके, तो क्या बुरा धंधा है। ये खेल है। और ये खेल पता है उस कंपनी को किसने बताया? ये कंपनी के अधिकारियों को थोड़े दिन पहले की एक माहिती हुई पुणे के बारे में, और वो माहिती ये है कि पुणे वाले बहुत वैक्सीन लगाते रहते, लगवाते रहते। हाँ, यहां पे वैक्सीनेशन का काम ऐसे चलता है जैसे दूध और दही बेचने का काम चलता है। हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पीलिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है, क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो, यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके सब। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया, फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का, तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है, क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे, उसको बेचेंगे। अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके
सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया। उसी तरह की तैयारी चल रही है। स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1000 रुपए का था। ये स्वाइन फ्लू का 3000 रुपए का है। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700-1000 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3000 का भी लगवा सकते हैं, बस डर बैठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो सकता है। तो ये सारा खेल जो है, एक अमेरिकन कंपनी जो बेच रही है टेमीफ्लू नाम की दवा और जो बनाने जा रही है वैक्सीन, उसका सारा पैदा किया हुआ खेल है। अब महत्व की बात जो समझने की है वो ये कि अगर हम इस कंपनी के दुष्चक्र में फंसते हैं तो हमारा हजारों कोटि रुपए का नुकसान होगा आने वाले समय में। तो भारत स्वाभिमान का जब ये घोषित खेल खेल रही है इस देश में, स्वाइन फ्लू का डर बिठा के हजारों कोटि रुपए लूटने का हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के सामने पर्दाफाश करें। और आपसे अच्छा कौन मिलेगा जिसके सामने का पर्दाफाश हो, क्योंकि आप में ये सबसे ज्यादा डर बैठा हुआ। इसलिए मैंने पुणे आने किया, वरना बहुत लोगों ने मुझे डराया, कहां पुणे जा रहे हो, मर जाओगे, इन्फेक्शन, तुमको भी कुछ हो गया तो क्या होगा। बापू भाई एक इतने हमारे नजदीक है पतंजलि योग में, उन्होंने तो इतनी इमोशनल बात कह दी, हमारे पास दूसरा राजीव दीक्षित नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा नहीं देंगे हम आपको, पता नहीं कल को क्या हो गया। एक राजीव दीक्षित को बनने में कितने साल लगते हैं, अगर तुम चले गए, मर गए, पता नहीं दूसरा कितने साल में आएगा, अपनी लड़ाई पीछे रह जाएगी, इसलिए जाना नहीं पुणे। तब मैंने उसको समझाया कि ये लड़ाई को जीतने के लिए ही मैं पुणे जा रहा हूं। क्योंकि ये लड़ाई जीती जाएगी तो पुणे से ही जीती जाएगी। कारण क्या है, जहां केंद्र है वहीं तो लड़ना पड़ेगा। अब लड़ाई का केंद्र पुणे है और हम हरिद्वार में बैठ के तलवार चलाएंगे, दुश्मन है ही नहीं वहां, तलवार दुश्मन माने अमेरिका की कंपनी जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हजारों कोटी लूटने रही है, उसका बाजार तो पुणे में बनने जा रहा है। क्योंकि कंफर्म रिपोर्ट मेरे पास है उस कंपनी की आंतरिक है कि वो पुणे में ही लॉन्च करेंगे सबसे पहले वैक्सीन को। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा दहशत फैलाने का, डर फैलाने का, आतंक फैलाने का काम वो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जहां कंपनी गाड़ना चाहती है, हम वहीं से उनका झंडा नहीं उखाड़ेंगे तो लड़ाई होगी फिर। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पुणे जरूर जाऊंगा। हालांकि पुणे से 2-3 फोन आए, लेक्चर कैंसिल हो जाएगा, कर्फ्यू लगा देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। कर्फ्यू लग जाएगा, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे तो थोड़े लोगों से बात करेंगे, 10 से करेंगे, 20 से करेंगे, 25 से करेंगे, ये बात शुरू होनी चाहिए। तो आपके सामने मैं एक बिंदु रख रहा हूं, लड़ाई का है, आंदोलन का है, भारत स्वाभिमान के उद्देश्य की पूर्ति का है। भारत स्वाभिमान का उद्देश्य याद रखिए, परदेशी कंपनी भारत से 1 पैसा भी लूट कर ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं। वो हिंदुस्तान लीवर हो, पेप्सी कोला हो, कोका कोला हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलमैन हो, या टेमीफ्लू वाली कोई अमेरिकन कंपनी हो, या वैक्सीन बेचने वाली कोई अमेरिकन कंपनी हो, 1 पैसा भी हमारा ये हमें नहीं। अब इसके लिए हमें पुणे के नागरिकों को तैयार करना है कि वो मानसिक रूप से इतने सशक्त बने, डर निकल जाए, उनकी दहशत निकल जाए, उनका आतंक निकल जाए। और अगर ये आतंक और दहशत हम निकाल पाए लोगों के, तो ये लड़ाई हम जीत लेंगे और 6 महीने के बाद वो कंपनी यहां से जाएगी बिना 1 पैसे का वैक्सीन बेचे। इस लड़ाई में आपका सहकार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो आप बोलेंगे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग से डर निकालिए कि आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आपको अपनी गारंटी पे कह रहा हूं, पूरे पतंजलि योगपीठ की गारंटी पे कह रहा हूं,
परम पूजनीय स्वामी जी की गारंटी पे कह रहा हूं, आपको नहीं हो सकता। से निकाल दीजिए, क्यों नहीं हो सकता? 3 कारण लीजिए। स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा वहां होता है जहां ठंडी होती है, और आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां ठंडी नहीं, गर्मी है, 34-35 डिग्री तापमान है। स्वाइन फ्लू के जिंदा रहने के लिए 27 डिग्री से कम तापमान चाहिए। दूसरा, स्वाइन फ्लू उन लोगों में मल्टीप्लाई कर सकता है जो सुअर का मांस खाते हैं, डूकर, क्योंकि ये डूकर में ही जिंदा रहता है। ये वायरस ही डूकर का वायरस है। सारी दुनिया में इसको डूकर वायरस ही कहते हैं, पिग वायरस कहते हैं। तो जो डूकर का मांस खाते हैं, पोर्क खाते हैं, उन्हीं के शरीर में, उन्हीं के ब्लड में इस वायरस के जिंदा रहने की शक्यता सबसे जास्ती होती है, और प्रवेश करने की शक्यता सबसे जास्ती होती है। और मैं मानता हूं कि कम से कम आप में से तो कोई डूकर का मांस नहीं खाता, किसी का भी नहीं खाते आप तो डूकर का तो सवाल ही नहीं है। और पुणे में भी अगर 100 लोगों को आप ढूंढोगे तो 100 में से शायद कोई एक मिलेगा जो डूकर का मांस खाता हो, वो भी शायद नहीं मिलेगा। तो पुणे ज्यादा मांसाहारी लोगों का शहर नहीं है, और डूकर का मांस तो यहां ज्यादा बिकता भी नहीं है, मुझे मालूम है पहले से। इसलिए पुणे में इस वायरस के होने की शक्यता बिल्कुल नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात कि ये वायरस अगर घुस भी गया अपने शरीर में तो नाक के रास्ते जाएगा, मुंह के रास्ते जाएगा। मुंह में ये जो लार होती है ना, लालारस, ये इतना जबरदस्त है कि कोई वायरस इसमें जाते ही मर जाता है। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। मैं आपको एक मोटी सी माहिती देता हूं जो हमेशा याद रखिए। वायरस को जिंदा रहने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। अम्लीय चीजें जितनी होती हैं दुनिया में, उनमें वायरस जिंदा रहने की शक्यता बहुत होती है। और जो चीजें क्षारपण होती हैं, एल्केलाइन होती हैं, उनमें वायरस जीवित नहीं रहते। हमारे मुंह की जो लार है ना, ये बहुत क्षारीय है, बहुत ज्यादा एल्केलाइन है, इसमें कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो मुंह से अगर वो घुसा और आपके मुंह में लाला रस है तो वो तो मरने वाला है मुंह में ही, इसलिए परेशान मत होइए। और नाक के रास्ते घुसा तो नाक में भी म्यूकस है, और नाक का म्यूकस भी किसी वायरस को जिंदा नहीं रहने देता। अगर आपकी नाक ड्राई हो गई है, एकदम सूखी हो गई है, और मुंह सूखा हो गया है, तभी संभावना है कि वो वायरस अंदर प्रवेश करे और आप में जाके मल्टीप्लाई करे। जिनकी नाक सूखी हो जाती है या मुंह सूखा हो जाता है, वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जिनको कैंसर होता है और 3rd स्टेज का कैंसर क्रॉस कर जाता है, तभी मुंह सूखता है, नाक सूखती। तो ये भी शक्यता नहीं है कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है। 3rd स्टेज का कैंसर वाला तो बिस्तर से उठ नहीं सकता, आप यहां आ कैसे गए? और लंबे समय तक आपको कोई ऐसी बीमारी हो जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, बहुत लंबे समय तक चल गया टाइफाइड, बहुत लंबे समय तक मलेरिया चल गया, तो शक्यता होती है कि वो वायरस एंट्री करे और मल्टीप्लाई करे। तो ऐसी संभावना दूर दूर तक आप लोगों को नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। ये वायरस एक तो है नहीं, और है तो आपके शरीर में प्रवेश करेगा नहीं, और कर गया तो मर जाएगा। इसलिए आप मत घबराइए, आप मत डरिए। और आप घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे, तो आप दूसरों को ये बात कह सकेंगे, वो भी घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे। अब इसका दूसरे पार्ट पे मैं जाता हूं कि एक बार को मान लें 99.999% तो ये चांस ही नहीं है कि आपको स्वाइन फ्लू हो, लेकिन 0.00001% मान लें कि एक बार को ये हो जाए, तो क्या करें? तो भी घबराने की बात नहीं है। अपने पास आयुर्वेद में इतनी औषधियां हैं इस बीमारी को ठीक करने की, जितनी दुनिया में किसी पैथी में नहीं। और होम्योपैथी में भी इतनी दवाएं हैं जो और दूसरी पैथी में नहीं। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में अगर थोड़ी सी माहिती आपको है तो आप इस बीमारी से अपने घर में ही लड़ सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं, परिवार वालों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी औषधि है इस बीमारी के लिए वो है गुड़वेल और तुलसी, तुलस और गुड़वेल। गुड़वेल का काढ़ा, तुलस का काढ़ा बना के अगर कोई भी पी ले तो इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा बीमारी होने से पहले पी ले तो बीमारी आने का दूर दूर तक चांस नहीं है। प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है।
गुड़वेल आसानी से मिलती है, तुलस सबके घर में उपलब्ध है, इसमें कोई बहुत खर्चा होता नहीं। गुड़वेल की लकड़ी खरीदें 2-3-4 रुपए में आसानी से मिल जाती है। उस लकड़ी का इतना बड़ा भाग छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, पानी उबलते हुए आधा हो जाए फिर उसको उतार लीजिए, तुलसी पत्ते उसमें डाल लीजिए उबलते समय, और जब पानी पीने लायक हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तब उसको दिन में 3-4 बार में पी लीजिए, बस इतना काफी। तो वायरस एंट्री करेगा नहीं, प्रिवेंटिव आप हो जाएंगे, आपकी प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी और वायरस तो नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो भी इसी औषध को 2-3 दिन पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। ताप भी उतर जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, जुकाम खत्म हो जाएगा, सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा, ये तो है, इसके अलावा अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषध है। स्वयं पाक घर की वो सारी औषध जो कफ की विकृति को ठीक करने वाली औषध है। आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 तरह की औषध है, वात को ठीक करे, पित्त को ठीक करे और कफ को ठीक करे। कफ को ठीक करने वाली जितनी औषध हैं वो प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाती हैं, तो कफ विकृति को ठीक करने वाली औषध उपयोग कर लीजिए तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अब वो औषध क्या क्या है? सबसे अच्छी औषध है हमारे स्वयं पाक घर में, उसका नाम है आल, अदरक है। इसके बाद दूसरी सबसे अच्छी औषध है हड़द, तीसरी सबसे अच्छी औषध है मध, चौथी सबसे अच्छी औषध है मिरी, काली मिर्च, पांचवी सबसे अच्छी औषध है दालचीनी, छठी सबसे अच्छी औषध है तेज पत्र, सातवीं सबसे अच्छी औषध है आपके यहां आंवला, आठवीं सबसे अच्छी औषध है एलोवेरा, नवीं सबसे अच्छी औषध है पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, और नागरवेल पान जो खाते हैं 11वीं सबसे अच्छी औषध है। अपने स्वयं पाक घर में ही ढूंढेंगे तो 15-20 औषध है जो कफ को ठीक करते हैं। इनमें से किसी भी औषध का उपयोग करिए। सबसे अच्छा तो मैंने बता दिया गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा। दूसरा आप चाहें तो पान नागरवेल का, उसको पत्ते को चटनी बनाइए, थोड़ा उसमें आल को चटनी बना के मिलाइए, फिर थोड़ा सा उसमें आप मध डाल दीजिए, हल्का गर्म कर लीजिए, चाट के खा लीजिए दिन में 2-3।